अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अभी तो चलें 4 लोग ही हैं। कैन यू ऑल हेयर मी क्लियरली? काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलें, एक्सलेंट। अच्छा, विल जस्ट वेट फॉर 3 मिनट्स। 7:05 हो जाएं तो तब स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। Today, inshallah, will be the last session, and we're just going to be talking about implants and उनकी CBCT पे हम planning किस तरह कर सकते हैं, and just a few formulas and a little bit about anatomy, what to consider, and अगर आप साइनस लिफ्ट या कुछ और प्रोसीजर्स करते हो तो उसके लिए जो ग्राफ्ट आप लगाते हो, ग्राफ्ट की द अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट यू नीड टू डू, ग्राफ्ट साइज असेसमेंट आप किस तरह करोगे, ग्राफ्ट जनरली भी इवन दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर साइनस लिफ्ट, इवन इन केसेस ऑफ क्लेफ्ट्स जब आप पार्टिकुलेट ग्राफ्ट्स लगाते हैं तो इवन उस केस में भी आप यू कैन यूज द सेम फार्मूला विच आई बी शोइंग यू हेयर, कि उसमें भी आप असेस कर सकोगे कि भाई क्लेफ्ट एल्वियोलस में आपने ग्राफ्ट रखा है तो हाउ यू गोइंग टू इंश्योर कि वो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं है। तो यू कैन अप्लाई दिस टू क्लेफ्ट पेशेंट्स एज वेल। आज सैटरडे है आई थिंक, तो आई थॉट यू नो मे बी संडे पे लोगों ने शायद काम रखे होते हैं, थॉट मे बी सैटरडे वुड बी कन्वीनियंट, बट चलें, क्या टाइम हो गया। I will just wait a minute more and then we'll start. आज वैसे इसमें केसेस इतने हैं नहीं ज़्यादा, मैं आपको इम्प्लांट की प्लानिंग और उसके बारे में ही इसमें बताऊंगा, हाउ टू लुक फॉर द एनाटमी और स्पेस को कैसे एवेल्युएट करना है वगैरह। तो इट बी मोर ऑफ मी टॉकिंग, केसेस इतने नहीं है तो खैर, लेट्स जस्ट वेट अ मिनट मोर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने लिंक दोबारा शेयर किया, but I think link खैर हम वही इस्तेमाल कर रहे थे for all these sessions, so that's why I didn't share it again. तो I think चलें, डॉक्टर साहबा ने ऑर्डर दे दिया वहाँ उसमें कि भाई स्टार्ट हो गया, तो आई थिंक वी शुडंट मेक हर आउट टू बी अ लायर। तो टाइम भी खैर पूरा हो गया, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। यस एग्जैक्टली, अच्छा ठीक। तो द वन थिंग बिफोर आई वुड लाइक टू स्टार्ट, एक चीज़ मैं आपको इम्प्लांट्स के बारे में बता दूं। मैंने खुद इस पे एक 6 मंथ्स का कोर्स लिया था, हमारे पेशावर में वी हैव क्वाइट अ रेनाउंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर आसिफ कुरैशी नाम है उनका। तो ही वो खैर खुद सुपरवाइजर नहीं है, उन्होंने बेसिकली बाहर से ही सारी अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग की है, FFD किया हुआ है उन्होंने इंग्लैंड से ही, एंड
ट्रेनिंग सारी आयरलैंड वगैरह से ही की है। तो उनके साथ जब हम ये इम्प्लांट का कोर्स कर रहे थे तो ही यूज्ड टू टेल अस, एंड दिस इज समथिंग अनदर वन ऑफ माय टीचर्स हैज टोल्ड मी एज वेल, कि हम इम्प्लांट प्लेसमेंट उसको बहुत ज़्यादा ट्रिवियलाइज इस तरह कर लेते हैं कि भाई बस बोन को मेजर करो और बस बोन को देखो और बस बोन को देखो, बोन नहीं है बस ग्राफ डालो एंड किस्सा ख़त्म। तो द प्रॉब्लम विद दैट इज कि पेशेंट जब आपके पास आता है, ही डजंट नो टू सेंट्स अबाउट कि भाई उसकी बोन कितनी है कितनी नहीं। बेसिकली वो तो आपके पास इज कम फॉर अ रेस्टोरेशन, कोई क्राउन है, कोई ब्रिज है, कोई डेंचर है, उसका इम्प्लांट के साथ कुछ काम नहीं है एज सच। ठीक है, इम्प्लांट कितने आपने लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, बेसिकली दैट इज ऑल इन योर हैंड्स। ठीक है, so we put a lot of emphasis on just the placement of the implant, and by the implant I mean just this screw वाला portion जिसको fixture कहते हैं। ठीक है ना, तो let me just point it out over here just in case I'm confusing somebody। ये जो portion है, this is the fixture of the implant। तो हम सारा फोकस हमारा इसकी प्लेसमेंट पे होता है, एंड वेरी फ्यू ऑफ अस आर कंसर्न्ड अबाउट कि भाई ये ऊपर जो रेस्टोरेशन लगनी है ये बेसिकली कैसे लगेगी। So, and this is something I felt is not even addressed properly in our books, even as such. It's all about placing the implant, and बस बाकी हम सोचते हैं कि भाई बाकी प्रोस्थो वालों का काम है वो जाने कि इसके ऊपर क्राउन लगाना है, कैसे लगाना है वगैरह। So द थिंग इज कि यू हैव, जैसे हम सर्जरी में अक्सर बात होती है कि यू हैव टू डू सर्जरी विद दिस थॉट इन माइंड कि भाई आपने डिफेक्ट जो आप वहाँ क्रिएट करोगे उसको आपने रिकंस्ट्रक्ट किस तरह करना है। तो सिमिलरली फॉर एन इम्प्लांट प्लेसमेंट, आपने इम्प्लांट इस तरह प्लेस करना है एट द सेम, उस वक्त आपने ये सोचें कि इसके ऊपर मैंने बेसिकली रेस्टोरेशन कैसे देनी है। सो द पॉइंट ऑफ द रेस्टोरेशन इज पैरामाउंट। वो आपने पहले डिसाइड करनी है कि रेस्टोरेशन इसके ऊपर क्या आएगी, उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि नीचे इम्प्लांट कितने लगने हैं, कैसे लगने हैं वगैरह। ठीक है ना, सो अ प्रोस्थेटिकली ड्रिवन अप्रोच इज बेसिकली what is being actually asked, and that is what basically the patient needs. So we need to think prosthetically, उसके बाद we need to think surgically कि इसको इम्प्लांट लगाना किस तरह। तो एनी हाउ बेसिक जो वो आपके पास डायमेंशंस होती हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू नो दिस ऑलरेडी। कंटेम्प्रेरी में, अंडर ग्रेजुएट में भी आपने डायमेंशंस पढ़ी होंगी कि भाई यू नीड अ मिनिमम ऑफ 1 mm बोन ऑन द बकल साइड, 1 mm बोन ऑन द लिंगुअल या पैलेटल साइड। इंटर इम्प्लांट डिस्टेंस आपका 3 mm होना चाहिए। ठीक है, टू इम्प्लांट डिस्टेंस आपका 1.5 mm होना चाहिए। ठीक है, इम्प्लांट अगर एस्थेटिक जोन में है तो बकल साइड पे फिर बोन शुड बी एटलीस्ट 2 mm इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 1 mm। एंड द रीजन इज के उसका वो इमर्जेंस प्रोफाइल जो है क्राउन का वो प्रॉपरली है, क्योंकि आप एस्थेटिक जोन में बेसिकली इम्प्लांट प्लेस कर रहे हो। सो ये डायमेंशंस तो आपके पास आई एम श्योर सबको आती होंगी। सीबीसीटी पे बेसिकली ये मेजरमेंट्स आप बखूबी कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपके पास स्केल्स वगैरह होती हैं। यू कैन एक्चुअली मेजर द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जितना है, कि कितना आपके पास इडेंचुलर स्पेस कितनी है, और उसके डिजिटली या क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर पे आप इम्प्लांट्स लगाते हो तो यू कैन एक्चुअली मेजर ऑल दीज डिस्टेंसेस वगैरह। ठीक है, तो आई जस्ट पुटिंग दिस स्लाइड हेयर फॉर सम रिवीजन। तो लाइक आई सेड, आपने बेसिकली इम्प्लांट प्लेस करना है विद अ प्रोस्थेसिस इन माइंड। प्रोस्थेसिस शुड बी द फोरफ्रंट ऑफ योर थॉट। तो प्रोस्थेटिक कंसर्न्स आपकी क्या होती हैं? बेसिकली आपने अगर इम्प्लांट लगाना है तो आपको जो ईडेंचुलस एरिया है, ठीक है, तो वहाँ से एल्वुलर क्रेस्ट से लेके बेसिकली occlusal plane of the mandible तक आपको स्पेस कितनी चाहिए। So we are going to be basically talking a lot about spaces in this webinar। तो फ्रॉम द एल्वुलर क्रेस्ट टिल द occlusal plane आपको मिनिमम एक 6 mm ऑफ स्पेस जो है वो आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो अगेन दिस इज स्पेस दैट यू कैन एक्चुअली मेजर ऑन अ सीबीसीटी। इसके अलावा आप दो दांतों के जो क्राउन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, एट द वेरी लीस्ट इट शुड बी 6.5 mm। एंड ये स्पेसेस मैं अभी आपको बाकायदा दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी if you are getting a bit confused by this। अच्छा, intercoronal distance basically जो है that is the maximum distance, sorry, the most minimum distance between the crowns
ऑफ टू टीथ जिनके दरमियान एक ईडेंचुलस स्पेस है, ठीक है। तो क्राउन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको इंटरकोरोनल डिस्टेंस कहते हैं। जो दो रूट्स के दरमियान आपका डिस्टेंस है ऑफ टीथ उसको हम इंटररेडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, एंड दैट डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट 7 mm। वाई एटलीस्ट 7 mm? आपका जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होता है दैट इज अबाउट 3.75 mm इन डायमीटर, ठीक है। या चलें इसको 4 पे राउंड ऑफ कर लें। तो यू नो कि इम्प्लांट और दांत के दरमियान 1.5 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर लेट सपोज आपका एक मिसिंग प्री मोलर है, ठीक है, तो मिसिंग प्री मोलर है तो कैनाइन से भी डिस्टेंस उसका 1.5 mm होना चाहिए, सेकंड प्री मोलर के साथ भी डिस्टेंस उसका 1.5 mm होना चाहिए, सो दैट इज 3 mm, एंड 4 mm आपका इम्प्लांट का डायमीटर है, सो 3 + 4 = 7 mm, ठीक है। सो दी दिस ये जो है इस तरह ये बेसिकली मैं आपको ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूँ कि ये वैल्यूज जो हमने दी हुई हैं बेसिकली क्यों दी हुई हैं। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांट्स इज कि ऑब्वियसली जितना लंबा हो इम्प्लांट, जितना वाइडर हो तो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपके अगर इम्प्लांट की लेंथ 15 mm तक बढ़ रही है तो तब तक ठीक होता है। 15 mm से अगर जितना भी इम्प्लांट आपका लंबा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी में इतना या इंटीग्रेशन में इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता, ठीक है। So don't assume कि a 20 mm length implant will be more successful than an implant which is 15 mm। दोनों की तकरीबन सक्सेस रेट एक जितनी होती है, ठीक है। अच्छा, आई एम श्योर आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि भाई एक्सियल लोडिंग मतलब इम्प्लांट के ऊपर जब आप क्राउन लगाते हो तो क्राउन और इम्प्लांट के दरमियान बेसिकली कोई वो नहीं होना चाहिए, एज सच एंगल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन लोडिंग होनी चाहिए। बट यू कैन गिव सम अमाउंट ऑफ इसमें एंगल आप दे सकते हो टू अवॉइड रीजनरेटिव प्रोसीजर, स्पेशली पोस्टीरियर मैक्सिला में जब आपकी साइनस न्यूमेटाइज हुई होती है तो उस केस में आप इम्प्लांट को टिल्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्राउन इसका मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो क्राउन है वो भी टेढ़ा लगता है। आपकी जो अबटमेंट्स हैं जो उसके ऊपर इम्प्लांट के ऊपर लगते हैं तो बेसिकली एंगल जो है उस अबटमेंट में कंपनसेट कर दिया जाता है। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज के हैं इम्प्लांट्स जिनमें आप 15 डिग्री का टिल्ट होता है, कुछ में 20 का होता है, कुछ में 30 तक का होता है। सो द रीज़न इज यही कि बेसिकली इतना टिल्ट जो है वो इम्प्लांट बर्दाश्त कर लेगा विदाउट सैक्रिफाइसिंग इट्स स्टेबिलिटी एंड व्हाट नॉट। तो बट अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर इम्प्लांट को डिफरेंट एंगल पे लगाओ, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब लेट सपोज आप इम्प्लांट लगा रहे हो एट 30 डिग्री एंगल, ठीक है ना, एंड यू थिंक कि भाई इसके ऊपर अबटमेंट 30 डिग्री की मैं लगा दूंगा, लेकिन अगर आपकी जो इम्प्लांट कंपनी है उसके अबटमेंट ही 15-20 डिग्री से ज़्यादा की नहीं आ रही तो वो इम्प्लांट आपने वैसे ही ज़ाया कर दिया है, ठीक है ना। सो दिस एंगल ये आपने पहले से देखना होगा कि जो इसके अबटमेंट्स हैं वो बेसिकली किस एंगल वाले आपके पास मौजूद है, उससे ज़्यादा का एंगल आप नहीं दे सकते उसको। सो स्ट्रेट लाइन लोडिंग इज नॉट इज दो इट इज़ आइडियल, लेकिन अबाउट 15 to 30 डिग्री का टिल्ट जो है आप इम्प्लांट में डाल सकते हो, ठीक है। फिर ये बात तो मैं पहले से कर चुका हूँ कि आपको 1 mm बोन जो है वो आपको बकल साइड पे चाहिए, 1 mm पैलेटल बोन पे चाहिए। तो बेसिकली यू नीड 2 mm ऑफ बोन ऑल अराउंड द टूथ। सर्कमफ्रेंशियल बोन जो है आपको इतनी चाहिए होती है, ठीक है। फिर चॉइस ऑफ प्रोसीजर्स जो है ये अब डिपेंड करता है इम्प्लांट सपोर्टेड आप ले रहे हो या इम्प्लांट रिटेन्ड ले रहे हो, तो दोनों की स्पेस रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो आई कम टू दैट इन अ बिट, ठीक है। एंड एस्थेटिक जोन इम्प्लांट्स के बारे में जैसे मैंने पहले से आपको बता दिया, फेशियल बोन थिकनेस उसमें एटलीस्ट 1.8 mm चाहिए होती है आपको। अच्छा, अब लाइक आई सेड हम प्रोस्थेसिस ड्रिवन इम्प्लांट लगा रहे हैं, तो इफ पहले आपने प्लान करना है कि आप बेसिकली प्रोस्थेसिस जो है कौन सी लगाओगे, तो प्रोस्थेसिस के लिए भी अपनी कुछ स्पेस रिक्वायरमेंट्स या क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है। ये नहीं कि बस आप हर एक पेशेंट में जो भी मर्जी आप उसमें डाल सकते हो। तो अगर आप एक लेट्स अभी हम मैंडिबल की बात कर रहे हैं, तो मैंडिबल के केस में इफ यू आर पुटिंग इन एन इम्प्लांट रिटेन टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस, बेसिकली टिश्यू सारी सपोर्ट कर रही है उसको, ठीक है, रिटेंशन बेसिकली इम्प्लांट के थ्रू से आ रही है। सो
इसके एक सिंपल एग्जांपल ये है कि जो आप इंटरफॉर्मेनल मेंटल फॉर्मेन टू मेंटल फॉर्मेन दो इम्प्लांट्स लगाते हो मैंडिबल में, उसके ऊपर आप एक डेंचर ओवर डेंचर जो लगा देते हो, सो दैट इज द एन एग्जांपल ऑफ एन इम्प्लांट रिटेन्ड टिश्यू सपोर्टेड प्रोस्थेसिस। तो उसके लिए यू नीड अ मिनिमम ऑफ 10 mm आर्च स्पेस, ठीक है। एंड सच अ पेशेंट जो है ही शुड नॉट बी कंप्लेनिंग अबाउट एनी म्यूकोजल पेन फ्रॉम यूजिंग एनी प्रीवियस डेंचर्स, ठीक है। अगर एक पेशेंट पहले से कंप्लेन करे कि भाई मैं पहले डेंचर इस्तेमाल करता था उसमें मुझे म्यूकोजल पेन या सरेशन वगैरह होती थी, तो इसका मतलब है इसका जो म्यूकोजा है वो इतना थिक नहीं है टू विथस्टैंड द मास्टिकेटरी लोड। तो इस ऐसे केस में फिर आपने ऐसी प्रोस्थेसिस नहीं देनी होगी, ठीक है। सो 10 mm अगर आपके पास इंटर आर्च स्पेस है और पेशेंट को कोई म्यूकोजल पेन नहीं होता विद यूज ऑफ अ प्रीवियस डेंचर, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है। फिर एक और आपके पास प्रोस्थेसिस की ऑप्शन होती है, अगेन हम अभी फिलहाल मैंडिबल की ही बात कर रहे हैं, हाइब्रिड प्रोस्थेसिस जिसको कहते हैं। इसमें आप बेसिकली मेंटल फॉर्मेन टू मेंटल फॉर्मेन 4 to 6 इम्प्लांट्स आप लगा सकते हो, एंड दिस इज फॉर पेशेंट्स हु डू कंप्लेन ऑफ म्यूकोजल पेन। तो इस केस में यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट मोर ऑफ आर्च स्पेस, 10 to 12 mm इंटर आर्च स्पेस आपको इसमें चाहिए होती है। अभी मैं आपको फिगर पे जरा ये सारी स्पेसेस और वो जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोस्थेसिस मैक्सिला के लिए आपको है 6 to 8 इम्प्लांट्स आपको चाहिए होते हैं, विच इज़ अबाउट 10 to 15 mm इन लेंथ, ठीक है। एंड रिमूवल प्रोस्थेसिस के लिए आप 4 to 6 भी लगा सकते हो। लेकिन करंटली आजकल आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन एक्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें इतने ज़्यादा इम्प्लांट्स लगाने की वो कहते हैं ज़रूरत नहीं पड़ती। द रीज़न बीइंग कि वो कहते हैं कि आपका जो सबसे एंटीरियर एंड सबसे मोस्ट पोस्टीरियर मोस्ट इम्प्लांट है, बेसिकली सारा मैस्टिकेटरी लोड इन इन इम्प्लांट्स पे जा रहा होता है, तो बीच वाले इम्प्लांट्स एज सच को इतना ज़्यादा फायदा नहीं देते। तो एंड द नंबर ऑफ जितने ज़्यादा इम्प्लांट ज़्यादा लगाओगे उतना रिस्क ऑफ पोस्ट ऑप इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज बेसिकली यू आर क्रिएटिंग मोर वुंड्स इनटू द बोन। So 4 is usually the cutoff for a maxilla on this protocol. All on X protocol इसको कहते हैं, all on 4. तो उसमें you don't need to go for 6 to 8 implants. 4 implants पे भी काम हो जाता है आराम से। अच्छा, इसके अलावा मैक्सिला की जो आर्च फॉर्म है ये भी आपको डिक्टेट करेगी कि आपने इम्प्लांट्स लगाने कितने हैं। तो अगर स्क्वायर शेप्ड आपकी मैक्सिला आर्च फॉर्म है तो इसमें आप 4 इम्प्लांट्स लगा सकते हो, 2 इन द केनाइन रीजन, 2 इन द मोलर रीजन, ठीक है। सो दैट इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर एन बेस्ड ऑन द स्क्वायर शेप्ड आर्च फॉर्म। अगर इस तरह ओवॉइड किस्म की आर्च फॉर्म है तो उसमें आप फिर 5 इम्प्लांट्स लगाओगे, वही 2 इन केनाइन एंड 2 इन प्री मोलर रीजन, लेकिन एक आपको सेंट्रल उसमें लगाना होगा, प्री मैक्सिला के रीजन में एक आपको लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि आर्च टू आर्च बेसिकली लोड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं पेशेंट टू पेशेंट में। फिर अगर टेपर्ड फॉर्म है जिस तरह वो वी शेप्ड मैक्सिला होता है, तो वी शेप्ड में फिर आपको 6 इम्प्लांट्स लगाने होंगे, जिसमें से 4 जो हैं वो आपको प्री मैक्सिला रीजन में लगाने होंगे, बाकी 2 आप मोलर रीजन में लगा सकते हो। तो सीबीसीटी पे बेसिकली ये एक फ़ायदा होता है आपको, जो आपको कन्वेंशनल टेक्निक से पता नहीं लगता, कि यू कैन मेजर द एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एल्वियोलर क्रेस्ट डाउन टू द साइनस फ्लोर, लाइक इन दिस केस। अब इस केस में आप देख लें, आपके पास एल्वियोलर क्रेस्ट से लेके साइनस के फ्लोर तक सिर्फ 6.2 mm का डिस्टेंस है। सो दिस इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस इन केस अगर आपने कोई प्रॉपर 10 mm का इम्प्लांट जो है वो आपने लगाना है। तो इसमें आपके पास फिर ऑप्शंस दो हो जाती हैं, या तो यू हैव टू डू अ साइनस लिफ्ट ताकि यू गेट अबाउट 10 mm हाइट इन दिस एरिया, या आप इस एरिया में इम्प्लांट लगाओ ही ना एंड आप प्री मैक्सिला में ज़्यादा इम्प्लांट्स लगा रहे हो, जो ऑल ऑन 4 वाला प्रोटोकॉल है, ऑल ऑन 6 वाला है, ठीक है। सो दिस मेजरमेंट्स जो है ना ये बेसिकली आपको उस रिगार्ड्स में बेसिकली हेल्प देते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर द मैंडिबल, इसमें अब आपके पास नीचे जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर है वो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व होती है। तो इन दिस केस आप देख सकते हो कि एल्वियोलर क्रेस्ट से लेके सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द नर्व जो है तो डिस्टेंस इज 14 मिलीमीटर। तो मतलब इसमें आपको पता है कि नर्व से आपने एटलीस्ट 2 mm दूर रहना होता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि इस केस में यू कैन सेफली पुट इन एन इम्प्लांट ऑफ 12 mm, मतलब 10 mm का भी आराम से चला जाएगा। And if you just want extra stability, because I told you 15 mm तक stability ज़्यादा होती जाती है,
So you can go up to a maximum of 12 millimeters. Acha. Can anybody tell me what you are looking at over here? Anybody would like to guess कि basically आप क्या देख रहे हो? वेरिएबल एनाटमी तो है, बेसिकली किस चीज की वेरिएबल एनाटमी आप देख रहे हो? Neurovascular bundle, जी, basically you are looking at the mental nerve, and the mental nerve, ये जो red area है, this is basically the area of the mental foramen. तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई क्या कहते हैं, मेंटल नर्व जो है वो एंटीरियर लूप बनाती है 3 mm का, उसके बाद वो वापस आके इट एग्जिट्स द नर्व। तो वो अगर आप देख लो तो वो ई में सिर्फ आपको नजर आ रहा है कि ये नर्व आगे जाके कंटिन्यू हुई है फॉर 3 mm, फिर ये वापस आई है एंड तब जाके इसने उससे एग्जिट किया है, मेंटल फॉर्मन से एग्जिट किया हुआ है। लेकिन दिस इज नॉट द केस फॉर एवरी पेशेंट, ठीक है? You have basically 5 different types of exit of the mental nerve from the mental foramen. तो टाइप ए में अगर आप देख लें तो नर्व नीचे जा रही है, नीचे से एकदम ऊपर की तरफ 90 डिग्री के ऊपर ये ऊपर चली गई है, तब जाके इसने फोरामेन से एग्जिट किया हुआ है, ठीक है? फिर दूसरे उसमें भी इसने एंटीरियर लूप बनाया हुआ है, लेकिन ये थोड़े एंगल पे जो है, दिस इज मे बी अबाउट 30-40 डिग्री के एंगल के ऊपर इसने सुपीरियरली टर्न दिया हुआ है, और तब जाके ये नर्व से एग्जिट कर रही है, ठीक है? फिर टाइप सी में आपके पास जो है ये मेंटल फॉर्मेन के थ्रू निकल तो आई है, लेकिन जो बाकी आगे जाके जो ब्लू एरिया है, दिस इज द इंसिसिव ब्रांच। तो इंसिसिव ब्रांच बिल्कुल मीडियली उसने एकदम से टर्न ले लिया है, ठीक है ना? सो दिस इज पैटर्न एज वेल। इसके अलावा जो टाइप डी है, तो इसमें बेसिकली नर्व बिल्कुल स्ट्रेट कंटिन्यू होके गई हुई है, और ई में लाइक आई सेड उसने एंटीरियर लूप बनाया हुआ है। सो द पॉइंट ऑफ शोइंग दिस स्लाइड वाज कि हर एक पेशेंट में आपको ये एंटीरियर लूप वाली एनाटमी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो एंड द प्रॉब्लम इज कि आपको ये एनाटमी सिर्फ सीबीसीटी पे ही नजर आएगी, ठीक है? तो आज का अभी जो मैं लेक्चर खत्म कर लूँ तो मैं आपको बाकायदा अभी नर्व मैपिंग करा के दिखाऊंगा ऑन द सॉफ्टवेयर दैट आई हैव। तो उसमें आई हैड 2 पेशेंट्स, एक पेशेंट में इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट गई है नर्व, और एक में इस तरह वर्टिकली ऊपर चली गई थी। तो आई वाज थिंकिंग कि यार इसमें वो कहाँ है, वो एंटीरियर लूप क्यों नहीं बन रहा? आई रियली वांटेड टू शो यू गाइस द एंटीरियर लूप। तो फिर मुझे याद आया, वंस आई टुक सीबीसीटी क्लास, यहाँ हमारे पेशावर में ही हुई थी, डॉक्टर हमाद हसन थे फ्रॉम मार्गला इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने कहा थे कि ये नर्व जो है इस तरह 5 पैटर्न्स होते हैं, एंड दिस वाज एक्चुअली अ क्वेश्चन दैट केम इन देयर आईएमएम या पार्ट 2 के पेपर में, कि भाई टेल मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल नर्व एग्जिट फ्रॉम द मेंटल फोरमन। हम भी कहते हैं यार एंटीरियर लूप के अलावा तो कोई और पैटर्न हमने नहीं सुना था। तो उन्हें उन्हें फिर हमें इस के बारे में बताया कि नहीं, कभी स्ट्रेट भी जाती है, कभी मीडियली जाती है, कभी एंगल पे निकलती है, कभी बिल्कुल सीधा ऊपर चली जाती है। सो यू विल, यहाँ ये एंटीरियर लूप जो है ये आपको बेसिकली हर पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? सो इसकी एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन जो है इसमें आपको मेंटल नर्व जो है नज़र आ रही है, ठीक है? आपके ख्याल में ये किस डायरेक्शन में गई है? लेट लेट मी जस्ट स्कोर, ये ऑप्शंस देख लें, ए बी सी डी ई जो मैंने आपको बताई हैं। तो इनमें से बता दें कि आपके ख्याल में ये नर्व किस डायरेक्शन में गई है, ठीक है? ये यहाँ से पीछे आ रही है, ठीक है? एंड दिस एरिया इज द मेंटल फॉरमेन। तो आपके ख्याल में कौन से ऑप्शन पे गई हुई है? अच्छा, डॉक्टर अनम ए कह रही हैं, ठीक है। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू वेंचर अ गेस? स्ट्रेट ए, अच्छा। एनीबडी एल्स? अच्छा, बी, ठीक।
बेसिकली ये हुई है ए पे ही निकली हुई है, ठीक है, इट्स बिल्कुल स्ट्रेट ही निकली है। लेट मी जस्ट पॉइंट आउट दैट वन। ये आप बेसिकली थोड़े क्रॉस सेक्शन में देख रहे हो तो मे बी आपको लग रहा होगा कि बी पे निकली हुई है, बट बेसिकली दिस इज पैटर्न ए है, ठीक है। खैर डोंट वरी, अगर आपको इसमें इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको अभी नर्व मैपिंग दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि क्या कहते हैं नर्व एग्जिट जो है वो बेसिकली किस पैटर्न में जा रहा है। सो जस्ट दिस वाज जस्ट टू टेल यू कि एंटीरियर लूप जो है आपको बेसिकली हर पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उस वक्त मैं जो ये सारे डिस्टेंसेस बता रहा था तो इसकी अभी थोड़ी एक्सप्लेनेशन यहाँ मैं दे देता हूँ। इंटर आर्च स्पेस मैंने आपको कहा था कि इंटर आर्च स्पेस बेसिकली अब देखें ये एक ईडेंचुलर स्पेस है ना, तो यहाँ एल्वियोलर क्रेस्ट से लेके टू द ओक्लूजल प्लेन, तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज, देखें यहाँ इस केस में 6 mm है। तो 6 mm का जो डिस्टेंस है दिस इज फॉर इसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने इसमें जो प्रोसीजर्स है उसको किस टाइप की रिटेंशन देनी है। कैन एनीबॉडी टेल मी कि कौन से टाइप्स ऑफ रिटेंशन होती हैं फॉर प्रोसीजर्स, रिटेंशन के रिगार्ड्स में? कैन एनीबॉडी, वुड एनीबॉडी लाइक टू वॉलंटियर दैट? मैं टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स नहीं पूछ रहा जी। एक्सेलेंट डॉक्टर साहब, एक तो सीमेंटेड फॉर्म है, सीमेंट रिटेन प्रोसीजर्स होती है, और दूसरी एक्सेलेंट एक आपके पास जो है वो स्क्रू रिटेन होती है, ठीक है। सो अगर आपके पास स्पेस 6 mm है या 6 mm से ज्यादा है, सो यू कैन गो फॉर सीमेंट रिटेन प्रोस्थेसिस। और स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस जो होती है उसके लिए वो आप कम स्पेस या आपके पास सिर्फ 4 mm इंटर आर्च स्पेस भी हो तो उसमें आप स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस भी लगा सकते हो। तो ये अब हम सिर्फ क्राउन्स की बात कर रहे हैं कि सीमेंट रिटेन क्राउन लगाना है आपने या स्क्रू रिटेन क्राउन बेसिकली लगाना है, ठीक है ना। तो दिस इंटर आर्च स्पेस बेसिकली आपको इस फॉर्म में वो करता है, आपको गाइड करता है कि जो रिटेन प्रोस्थेसिस होगी उसकी किस टाइप की रिटेंशन होगी, सीमेंट रिटेन होगी या स्क्रू रिटेन होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक और डिस्टेंस आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, एक इंटरकोरोनल डिस्टेंस जो है यहाँ मेंशन हुआ हुआ है। तो इंटरकोरोनल डिस्टेंस जो है वो अगर आप देख लें तो यहाँ ये कैनाइन और प्रीमोलर के दरमियान एक मिसिंग टूथ है, एक फर्स्ट प्रीमोलर जो है वो मिस हुआ है। तो प्रॉब्ली एक्सट्रैक्शन काफी पहली हुई है, यू कैन सी दैट दिस प्रीमोलर जो है वो जरा टिल्ट हो गया है मीडियली। तो यहाँ अगर आप देख लें तो इंटरकोरोनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस दैट यू मेजर बिटवीन द मैक्सिमम क्या कहते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ द क्राउन्स, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे क्राउन की सबसे ज्यादा बल्बोसिटी है प्रीमोलर की, और केनाइन की सबसे ज्यादा बल्बोसिटी है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ मेजर करोगे। तो इस केस में जो डिस्टेंस है यहाँ आपके पास आ रहा है 6.5 mm, ठीक है। नाउ लेट्स इसको इस तरह आप आइसोलेटेड देखोगे तो शायद आपको समझ नहीं आएगी, तो इसको हम इस एक और डिस्टेंस के साथ कंपेयर करते हैं विच इज कॉल्ड द इंटररेडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज 6 पॉइंट इंटररेडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टीथ इज 6.75 mm, ठीक है। नाउ यू कैन क्वाइट क्लियरली अप्रिशिएट कि जो इंटरकोरोनल डिस्टेंस है वो इंटररेडिकुलर डिस्टेंस से कम है, ठीक है। बेसिकली इट मीन्स कि यहाँ आपके पास स्पेस लॉस हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ जब आपके पास स्पेस लॉस हुई है तो यहाँ आपके पास मसला ये होगा कि क्राउन अगर आपने इस छोटी स्पेस में इम्प्लांट लगाना है तो वो इम्प्लांट जो है उसकी प्रॉपर शेप जो है वो क्राउन की जिस तरह होती है वो नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ स्पेस। तो यहाँ हमारे पास फिर आपने दो ऑप्शंस जो हैं वो पेशेंट को प्रेजेंट करनी होंगी इफ़ दे आर रियली इंसिस्टेंट कि भाई हमने क्राउन क्या कहते हैं यहाँ इम्प्लांट रिटेन्ड ही कोई प्रोस्थेसिस लगानी है। तो दो ऑप्शंस आपके पास ये होंगी कि आप जो है केनाइन की और ये सेकंड प्रीमोलर की इनेमलोप्लास्टी कर लें। बेसिकली यू शेव ऑफ द इनेमल एंड आप उसको देखोगे कि इससे मेरे पास कितनी स्पेस जो है वो गेन हो पा रही है, इतनी है कि आई कैन पुट इन अ क्राउन ऑफ जिसकी डायमेंशंस और शेप ठीक होगी या नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये आप पेशेंट के मुंह में नहीं करोगे, ये जो है पेशेंट का आप मॉडल लोगे एंड मॉडल के ऊपर आप जो है उसके साथ यू विल डू इट विद अ हैंड पीस प्लास्टर का मॉडल पे,
एंड उस पर आप देखोगे कि कितनी कटिंग से आपके पास वहाँ कितनी स्पेस आ रही है। रफली आप उस पर भी कर सकते हो, सीबीसीटी पे भी कर सकते हो वर्चुअली, ठीक है। तो इन या तो आपके पास ये ऑप्शन है इनेमलोप्लास्टी आप कर लो ऑफ एडजेसेंट टीथ। इफ स्टिल यू आर नॉट हैविंग सफिशिएंट स्पेस, तो देन द प्रॉब्लम इज कि फिर या तो आपको ऑर्थोडोंटिक स्पेस रिकवरी यहाँ करनी होगी, मतलब पेशेंट विल हैव टू गो फॉर इलेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, ताकि आप ये स्पेस को रिगेन कर लो। केनाइन तो प्रॉब्ली शायद अपनी जगह पे ठीक होगा, लेकिन प्री मोलर को बेसिकली आपने डिस्टलाइज करना है ताकि आपके पास वहाँ सफिशिएंट स्पेस वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा, another thing that we do on CBCT, and ये अक्सर उसमें भी अक्सर ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ये क्लासिफिकेशन जो है वो पूछी जाती है कि हम रिच को बेसिकली क्लासिफाई करें एंड उसके मुताबिक हम बता सकें कि भाई ये रिच की शेप कैसी है, इसमें इम्प्लांट्स लग सकते हैं नहीं लग सकते, एंड अकॉर्डिंगली इसमें कोई जो है ग्राफ्टिंग या उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो वो मैंने वैसे इसके लिए शेयर की हुई है। तो एंड अगेन दिस इज आल्सो हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड के अगर आपने इफ यू वांट टू अवॉइड रीजनरेटिव प्रोसीजर्स, तो वो आप इससे देख सकते हो कि भाई लेट्स सपोज ये जो है टाइप ए जो बोन है ये आपको एंटीरियर मैक्सिला में मिल रही है, लेकिन यू ओनली हैव टाइप सी बोन इन द पोस्टीरियर मैक्सिला। तो अगेन यू कैन प्रॉब्ली गो फॉर the all on 4 protocol in such cases if the patient does not want to go for a sinus lift or autogenous bone grafting, ठीक है ना। तो सिमिलरली सेम हेयर गोज फॉर द मैंडिबल। मैंडिबल में भी आप देख लो टाइप ए आपके पास बोन है एंटीरियर रीजन में, तो यू डोंट नीड टू बॉदर विद द ग्राफ्टिंग ऑफ द पोस्टीरियर मैंडिबल। आप सारा काम अपने एंटीरियर इंटरफॉर्मिनल एरिया से ही निकाल सकते हो विद ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन 2 या और इवन ऑल ऑन 6 इम्प्लांट्स, ठीक है। एंड ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में याद थी, या दोज ऑफ यू हैव टेकन माय सीटी वाला वेबिनार, कि द टाइप्स ऑफ बोन जो है ये अब आपको सीवीसीटी पे नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आप हाउंसफील्ड नंबर जो है या ग्रे स्केल नंबर जो है देखोगे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट क्वालिटी ऑफ बोन आर यू लुकिंग एट, ठीक है। तो अगेन ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एंड ऑफ द वेबिनार उसमें मैं दिखा दूँ। अच्छा, प्लानिंग के ऊपर थोड़ी और बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ईडेंचुलस स्पेस है, ईडेंचुलस मैंडिबल है, एंड इसमें आपने इंटरफॉर्मिनल इम्प्लांट्स बेसिकली आपने जो है वो लगाने हैं। तो इन सच ए केस आप जो है बेसिकली डिस्टेंस जो है ये आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये देख लें, ये एक मेंटल फोरामेन राइट साइड का है, दिस इज द मेंटल फोरामेन ऑन द लेफ्ट साइड। तो यू कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ठीक है, एंड यू मेजर के लाइन कितनी है, बेसिकली इसकी क्या डायमेंशन है। तो आपके पास इंटरफॉर्मिनल डिस्टेंस जो है वो इन दिस केस दिस इज अबाउट 45 mm। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ नीचे दिया हुआ है। इस केस में आप ये कर सकते हो कि 45 mm जो है, इससे द फॉर्मूला इज द इंटरफॉर्मिनल डिस्टेंस माइनस 2 टाइम्स द सर्जिकल टॉलरेंस एंटीरियर टू द मेंटल फोरामेना, ठीक है, जो आपके पास 5 mm होती है, ठीक है। 5 mm आपने यहाँ से दूर रखना है फ्रॉम दिस मेंटल नर्व, एंड 5 mm फ्रॉम दिस साइड, तो इसलिए 2 टाइम्स द सर्जिकल टॉलरेंस फॉर द मेंटल नर्व। एंड इम्प्लांट का डायमीटर से आपने उसको डिवाइड है। लेट्स सपोज आप जो इम्प्लांट डायमीटर इस्तेमाल करो वो 4 mm के हैं, जो आपके कन्वेंशनल इम्प्लांट्स होते हैं। एंड सेफ्टी जोन ऑफ द बोन नेसेसरी फॉर ईच इम्प्लांट, मतलब एक साइड पे 3 mm इंटर इम्प्लांट डिस्टेंस होगा। सो ये जो है इसको अगर आप सारा कुल मिला लें तो ये इट कम्स अबाउट टू बी 35 माइनस डिवाइडेड बाय 7। तो 35 डिवाइड बाय 7 जो है वो आपके पास 5 आ जाता है। तो मतलब इस एंटीरियर रीजन में यू कैन पुट इन रफली 5 इम्प्लांट्स, ठीक है। सर्जिकल टॉलरेंस मतलब कि आपने नर्व से कितना दूर रखना है इम्प्लांट को, ठीक है, फॉर द मेंटल नर्व। तो 2 mm वैसे ही आपने नर्व से दूर रखना होता है। 3 mm जो है वो नर्व का अक्सर एंटीरियर लूप होता है, सो 3 + 2 = 5, ठीक है। सो दैट इज योर सर्जिकल टॉलरेंस फॉर द मेंटल नर्व, ठीक है। क्लियर है? एनीबडी कंफ्यूज्ड बाय दिस कैलकुलेशन, या क्लियर है? अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन।
जी, एनीबडी? अगर सबको क्लियर है तो बता दें, आई विल मूव फॉरवर्ड। सीबीसीटी पे मैग्निफिकेशन नहीं होती, ठीक है ना, ये आपको 1:1 रेशो में ही सब कुछ दिखा रहा होता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मैग्निफिकेशन ऑन सीबीसीटी। अच्छा देखें, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। 45 mm देखें, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दिस मेंटल फोरामेन से लेके टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दिस मेंटल फोरामेन, ये आपके पास जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे, तो लेट्स सपोज दैट कम्स अप आउट टू बी 45 mm, ठीक है। तो 45 mm से आपने पहले दो चीज़ें, एक चीज़ आपने माइनस करनी है, वो ये कि सर्जिकल टॉलरेंस क्या है आपकी, मेंटल नर्व से कितना दूर रखना है आपने इम्प्लांट को, ठीक है। तो 5 mm जो है एक साइड पे है, 5 mm जो है वो दूसरी साइड पे है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 + 5, दिस इज 10 mm, ठीक है। तो 45 - 10 जो है कितना हो जाएगा आपके पास, 45 - 10 दैट विल बी 35 mm। सो दिस इज द फर्स्ट, जो न्यूमरेटर है आपका वो 35 mm इस तरह आ गया, ठीक है। नाउ ये अब जो ये डिस्टेंस रह गए, इसमें आप इम्प्लांट्स कितने लगा सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि इम्प्लांट वो आप इस 35 mm को आप डिवाइड करोगे फ्रॉम द सम ऑफ द इम्प्लांट डायमीटर। एक इम्प्लांट का डायमीटर अगर आप कन्वेंशनल इम्प्लांट लगा रहे हो तो 4 mm होगा, एंड बोन सेफ्टी जोन फॉर द बोन फॉर ईच इम्प्लांट वो 3 mm होती, मतलब हर इम्प्लांट के दरमियान 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। सो 4 + 3 जो है वो 7 mm है, ठीक है। तो 45 - 10 दैट इज 35 mm। इसको आपने डिवाइड करना है बाय 4 + 7, तो 4 + 3, 4 + 3 दैट इज 7 mm। सो 35 डिवाइड बाय 7, तो इस स्पेस में आपके पास मैक्सिमम जो है 5 इम्प्लांट्स आ सकते हैं जिनका डायमीटर 4 mm होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, चलें ठीक है, एक्सलेंट। अच्छा चलें थोड़ा आगे आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हम थोड़ी ईडेंचुलर स्पेसिस की बात कर रहे थे, मतलब पूरे मैंडिबल में या पूरे मैक्सिला में आपके पास इम्प्लांट्स हैं ही नहीं। अब आपके पास लेट्स सपोज एक बाउंडेड ईडेंचुलर स्पेस है, मतलब दांत मिसिंग है लेकिन उसके आसपास आपके पास दांत भी मौजूद हैं। तो इस केस में आपको क्या मेजरमेंट्स करनी होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने इंटरकोरोनल डिस्टेंस चेक करना होता है, विच इज़ द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ द एनामल, या जहाँ तक एनामल सबसे ज़्यादा बल्बोसिटी होती है, तो बिटवीन दोज टू एरियाज, ठीक है। तो वो ये था, ये एक डिस्टेंस आपने मेजर करना होता है, ठीक है, इंटरकोरोनल डिस्टेंस। फिर आपने मीजोडिस्टल डिस्टेंस मेजर करना होता है स्लाइटली बिलो सीईजे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके पास, इसको हम इंटररेडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है ये कह रहे हैं कि 1.5 to 2 mm क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है, विच यू नो कि इंटर इम्प्लांट और दांत के दरमियान आपको कितनी स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, तो दो डिस्टेंसेस ये हो गए। अच्छा, एक तीसरा डिस्टेंस भी आपको मेजर करना होता है, विच इज द मीजियोडिस्टल डिस्टेंस एट मिड रूट लेवल, या विच इज 5 mm बिलो द एल्वुलर क्रेस्ट। तो जो तीसरा डिस्टेंस है, अगर आप मेरे कर्सर पे गौर कर लें, तो दिस इज दिस डिस्टेंस ओवर हेयर, ठीक है। ये एक तीसरा डिस्टेंस होता है जो आपको मेजर करना होता है। तो अब इस डिस्टेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, इस केस में अगर आप देख लें तो रूट्स जो हैं वो डाइवर्जेंट हैं, तो यू डोंट हैव एनी स्पेस इश्यूज ओवर हेयर। तो अगर आप यहाँ इम्प्लांट जो है वो आप बिल्कुल स्ट्रेट लगाते हो, स्ट्रेट लगाने से भी यहाँ कुछ मसला नहीं होगा। लेकिन इन सम केसेस अगर आपके इम्प्लांट ये जो टीथ हैं ये अगर कन्वर्जेंट हो, मतलब ये कैनाइन की रूट जो है वो इस तरह आ रही है और ये प्रीमोलर की रूट जो है वो इस तरह जा रही है, तो मतलब आपके पास यहाँ बोन के अंदर इम्प्लांट के लिए सरफेस कम है, ठीक है। सो अगर इफ the distance at this area is less than the distance here at is less than the interradicular distance, so then you will need to go for a tapered implant, ठीक है ना। हम मेरी भी काफ़ी कंफ्यूजन होती थी कि भाई ये टेपर्ड इम्प्लांट हम कब लगाते हैं, और ये सिलेंड्रिकल जो है इम्प्लांट जो बी में आपको नज़र आ रहा है, सिलेंड्रिकल इम्प्लांट हम कब लगाते हैं। तो आई होप अभी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि टेपर्ड इम्प्लांट आपको हर जगह नहीं लगाना होता। टेपर्ड इम्प्लांट आपको तभी लगाना है जब ये